क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O is produced to a point P such that PO is equal to 16.8 centimeter. PQR is a secant which intersect the circle at Q and R such that PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 19.2 centimeter. The length of AB in centimeter is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि PO बराबर 16.8 सेंटीमीटर है। PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेदित करती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 19.2 सेंटीमीटर है। तो आपको AB की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है कि कितनी है। तो आपको किसकी लंबाई बतानी है? आपको AB की लंबाई बतानी है कि कितनी है। ठीक है, चलिए तो किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त के व्यास AB को बिंदु P तक इस तरह से बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक केंद्र O वाला वृत्त बना दीजिए। ये केंद्र O वाला क्या हो गया? वृत्त हो गया। इसका व्यास क्या हो गया? AB हो गया। ये AB क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। ये AB व्यास हो गया। इसको कहाँ तक बढ़ाया गया? बिंदु P तक बढ़ाया गया। अब इन्होंने बोला, इसके बाद उन्होंने बोला इस तरह बढ़ाया गया कि PO बराबर 16.8 सेंटीमीटर। तो PO यानी कि हम बात करें PO की, केवल हम PO की बात करें तो PO कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दी है? तो ये आपको दी है 16.8 सेंटीमीटर PO दिया है। ठीक है, ये आपको PO दिया है। PQR एक छेदक रेखा इस तरह से है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेदित करती है। अब देखिए यहाँ पर PQR, तो यानी कि यहाँ से हमें कोई रेखा बनानी पड़ेगी, चाहे नीचे से बना ले चाहे ऊपर से। तो ये PQR एक छेदक रेखा होगी। तो PQR इसी क्रम में चलेंगे क्योंकि PQR बोला है। तो P से शुरुआत करते हुए PQR एक छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेदित करती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम PQ की बात करें तो ये PQ है। PQ आपको कितना दिया है? तो ये आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको PR देखिए बिल्कुल सही बनाया आपका डायग्राम। PR मतलब ये आपका कितना है? ये आपको दिया है 19.2 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 19.2 सेंटीमीटर PR दिया है। ठीक, इतनी सारी रेखाएं बना दी हमने। तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब व्यास बताना है कितना है। AB की लंबाई निकाल लेंगे। हमने AO मान लिया, हमने AO कितना मान लिया? तो हमने यहाँ से यहाँ तक AO को x मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AO को कितना मान लिया? x मान लिया। तो आपको पता है कि BOB कितना हो जाएगा आपका? ये BOB आपका x हो जाएगा क्योंकि BO और AO दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? जब दो छेदक रेखाएं एक दूसरे को बाहर बिंदु P पर काटती है, वृत्त की दो छेदक रेखाएं किसी वृत्त की दो छेदक रेखाएं किसी बाहर बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार क्या कॉन्सेप्ट बनता है? PR इंटू PQ बराबर PA इंटू PB बनता है। कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है PR इंटू PQ बराबर PA इंटू PB। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालेंगे? AB की लंबाई निकालेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम कहेंगे कि PR इंटू PQ बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर PA इंटू PB, PA इंटू PB। अब देखिए हमें PR चाहिए तो PR हमारे पास दिया है, हमें PQ चाहिए तो PQ कैसे निकालेंगे? तो जो चीज़ें हमें चाहिए उनको निकालना देख लीजिए भाई कैसे निकालेंगे। अगर हम PQ की बात करें तो PQ कैसे निकलेगा? तो आप पूरे PR में से इतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप पूरे PR में से, अच्छा PQ तो आपको दिया है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, PQ तो आपको ऑलरेडी दिया है। चलो, तो PQ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पर आपको PQ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, PQ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर बात करते हैं कि हमें PA चाहिए, तो PA हमारे पास नहीं है। तो PA कैसे आएगा? तो PA देखो, PA आपका आएगा OP में आप OA जोड़ दीजिए, OP में आप OA को जोड़ दीजिए तो आपका PA आ जाएगा।
ठीक है, फिर से देख लीजिए OP में OA जोड़ दीजिए तो P आ जाएगा, यानी कि 16.8 प्लस x, ये आपका PA होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें PB चाहिए, तो PB कैसे निकलेगा, तो PB देखिए आप, अगर हम OP में से OB घटा दें, OP में से OB घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, BB मिल जाएगा, या PB जिसको हम बोले, तो 16.8 में से माइनस कर दीजिए x, तो ये हमें PB मिल गया। अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू रखनी है, तो PR की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 19.2 है, PQ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12 है, PA की वैल्यू कितनी है, तो 16.8 प्लस x इनटू PB की वैल्यू कितनी है, तो 16.8 माइनस x, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आपका a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल में 2, 12 9 108 और 2 10 की 0, हासिल में 11, 12 1 12 11 23। ठीक है, ये आपको आ गया 230.4। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 16.1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16.1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या वैल्यू निकलेगी, तो पहले आपको 16.8 का होल स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसका वर्ग चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 168 का वर्ग कितना हो जाएगा। तो देखिए 168 का वर्ग या तो आप मेथड से निकाल लें, किस तरीके से निकाला जाता है, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप मेथड से निकाल लें। ये किसके नज़दीक है, अगर आप इसमें कितना जोड़ दें, 32 जोड़ दें, 32 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी सीख लीजिए साथ में। चलिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं आपको वो भी बता देते हैं। यहाँ पर जैसे हमें निकालना है 168 का स्क्वायर, 168 का स्क्वायर, तो हम इसको 200 बनाने के लिए इसमें 32 ऐड करेंगे और जितना ऐड किया जाता है उतना ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका 200 और इसमें से आप माइनस करेंगे तो 631 और 136 का कितना होता है 272। इन दोनों रिजल्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 272 और डबल 0 तो 32 जो आपने डिफरेंस लिया था इसका स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, 32 का वर्ग 1024 होता है, तो 1024 इसमें जोड़ दीजिए। तो आपका 4 2 और ये आपका 2 8 और 2, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 282 ये आपका स्क्वायर आएगा 282.24। दो अंक बाद दशमलव के बाद 2 अंक क्यों, क्योंकि वर्ग में अगर दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब संख्या में दशमलव के बाद एक अंक बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो वर्ग में 2 अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाइए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 282.24 में से माइनस करना है आपको 230.40। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो ये 4 में से 0 जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, दशमलव 1 जाएगा 2 में से तो 1 आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 51.84 आ जाएगा। ठीक है, और ये 51 84 ये 72 का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में आपको 51.84 कितना 84 होता है, 84 ये कितना है बेटा 84, तो ये कितना है 84, यानी कि 5184 72 का वर्ग होता है, यानी कि 7.2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब x क्या था बेटा, x आपका रेडियस था, हमें निकालना है क्या, AB क्या है, यहाँ पर व्यास है तो इसका दुगना कर देंगे। तो AB क्या हो जाएगा, AB इसका दुगना हो जाएगा 2 × 7.2 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक अंक का दशमलव लग जाएगा, तो 14.04 आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल है क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि
जब किसी वृत्त को दो छेदक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर पी आर इंटू पी क्यू बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 5 sin cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर 0 है तो आपको 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है इसको लेते हैं। यहाँ पर दिया है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा, माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू कितना दिया है 0। तो यहाँ से आपका निकलेगा 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा। यहाँ से क्या निकलेगा इक्वल टू 12 sin थीटा निकलेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो sin के अपॉन में क्या ले जाइए, cos को ले जाइए। तो sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो cos अपॉन में चला गया तो 5 के अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 5/12। अब tan थीटा क्या होता है तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधा। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये राइट एंगल है और ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी निकल कर आ गया। ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13, तो ये आपको 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 हो गया 12 हो गया और 13 हो गया। ठीक, तो आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो वैल्यू हमें निकालनी है बस उसको वैल्यू रखते जाइए। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 प्लस sin थीटा क्या होता है तो आप लिख सकते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो ये आपको हो जाएगा 5 बटे में कितना 13 प्लस cos थीटा क्या होता है तो आप लेंगे सर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हो जाएगा 12 बटे में कितना 13। इसी प्रकार से नीचे रहेगा 1 माइनस 5 बटे 13 और ये आपका हो जाएगा प्लस 12 बटे 13। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 1 मान के और नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए। ऊपर कितना आ जाएगा 13 एलसीएम में आएगा और ये आपका 13 प्लस 5 प्लस 12 हो जाएगा। नीचे आपको हो जाएगा 13 माइनस 5 प्लस 12 और बटे में कितना 13। तो ये अपॉन की राशियां तो कट गई। तो अब बचा क्या यहाँ पर, तो देखिए 12 और 13 कितना हुआ 25, 25 और 5 कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 30। ठीक है, और नीचे देखिए 12 और 13 कितना हुआ 25, 25 में से 5 गया तो कितना हुआ 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3/2 जो है वो आपका आंसर आ गया। 3/2 क्या निकल आया, आपका आंसर निकल आया। किस ऑप्शन में दिया है 3/2, तो आपके आंसर ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर है। तो चलिए मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल होना है। फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना लिखा है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x, माइनस क्या दिया हुआ है
4x, ठीक है। माइनस में क्या दिया हुआ है 4x, चलिए माइनस में क्या दिया है 4x, ठीक। और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब अपॉन में कितना दिया हुआ है x प्लस का होल स्क्वायर, ये आपको मैंने इनटू में क्या दिया हुआ है, तो इनटू में आपको दिया है 64 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन लिख दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्यूशन आप देखिए इसका कि सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका रहेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और माइनस कितना हो जाएगा 4x, माइनस कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और साथ ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, तो जब x कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपका x माइनस 4 का होल क्यूब, ये क्या बचेगा x माइनस 4 का होल क्यूब बचेगा, ठीक है। ये x माइनस 4 का होल क्यूब बचा, क्लियर। ये बात हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा या 4 बचेगा, और x जब बाहर आएगा तो क्यूब के रूप में बाहर आ गया, ठीक। इनटू आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और माइनस x की पावर 3। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 माइनस x की पावर 2, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए ये माइनस हो जाएगा 8x में से 4x, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 4x, ठीक। एक टर्म पूरा ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में हम बात करें तो ये आपको ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, लेकिन इससे कोई टर्म नहीं निकलेगा कि अगर इसके बराबर होगा तो x स्क्वायर प्लस 16 और ये आपका कितना 4 दूनी 8 निकलेगा, तो ये बराबर नहीं है तो आप काट मत देना गलती से। और यहाँ पर आपका है x की पावर 3 और ये आपका है x की पावर माइनस 4, x की माइनस 4 की पावर होल पावर 3 इनटू में देखिए आप यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b, a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4x, प्लस का कितना हो जाएगा 4x, और अपॉन में ये फॉर्मूला लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब टर्म्स जो है कट रहे हैं, जो टर्म्स कट रहे हैं आप उनको काटना चाहिए। देखिए ये x की पावर x माइनस 4 की पावर कितनी है 2 है और ये x माइनस 4 की पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये 3 और ये 2 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा पावर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। 4 माइनस एक्स नीचे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए आपका क्या क्या टर्म बच रहा है आपको उस पर देखना है। ये 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 4 प्लस एक्स है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, इधर बचा कितना 1 पावर बचा इधर, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो इधर भी कितना 1 पावर बचा। तो फाइनली आप देखिए ऊपर आपका बचा x प्लस 4 की पावर 1 यानी कि x प्लस 4 ही, नीचे क्या बचा x इंटू यहाँ पर भी 1 पावर बची तो x माइनस 4, और इसके अलावा सारे टर्म्स कट गए हैं, यानी कि आपका जो आंसर आया वो x प्लस 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 4 बचा। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन ए में दिया है x प्लस 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 4, तो ये आपको किस में आ गया, ऑप्शन ए में ही आ गया। क्लियर होगी बात, तो ऑप्शन ए इस प्रकार आपका आंसर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 13 कंप्लीट हो गया, 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको बताएंगे।
यहाँ पर लिखा है cosec 78 प्लस थीटा माइनस sec 12 माइनस थीटा माइनस tan 67 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 23 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको टर्म दिया, ठीक है। और अपॉन में दिया tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 53 डिग्री और tan 77 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे हम बोलें कि cosec A माइनस sec B, cosec A माइनस sec B बराबर क्या होता है, जीरो होता है, बराबर क्या होता है, जीरो होता है। अब ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपका a प्लस बी कितना होगा, 90 होगा, a प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। a प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन जो हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पर tan माइनस में आ जाए और cot प्लस में आ जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि cot A माइनस tan B, cot A माइनस tan B, ये भी कितना होगा, जीरो होगा अगर a प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री होगा, अगर a प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री। साथ ही साथ अगला जो आपका टर्म है वो है, अगर आपके पास लिखा है tan A और tan B, tan A और इंटू tan B अगर आपके पास लिखा है, और यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर a प्लस बी कितना हो आपका, 90 डिग्री, a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री। अब देखिए इन तीन कंडीशन के बेस पर ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पर देखिए cosec A, अगर ये पूरा A का काम करेगा और ये पूरा अगर आपका B का काम करेगा, तो आप बताइए कि A प्लस बी 90 हो रहा है कि नहीं। cosec A माइनस sec B जीरो के बराबर होगा अगर A प्लस बी 90 होगा। तो देखिए आप थीटा और A, अगर आप A की वैल्यू देखें तो ये 78 डिग्री है और प्लस थीटा है, और उसमें प्लस आपको क्या करना है, 12 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 12 और 78 कितना हो गया, 90, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 90 आ गई कि नहीं। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 है, तो हमने आपको बताया कि cosec थीटा माइनस sec थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, ऊपर आपका जीरो, ठीक। इसी प्रकार हमने आपको बताया कि cot थीटा माइनस tan थीटा, देखिए माइनस tan थीटा है, यानी कि अगर ये आपका a है और ये आपका b है, और अगर a प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए आप 67 में 23 जोड़िए, 90 हो गया, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ पे भी 90 हो रहा है, तो वो भी क्या हो गया, जीरो। तो ऊपर आप देखिए, ऊपर पूरा टर्म होना जीरो, और ये आपका किसका, प्लस का जीरो, ये जीरो प्लस जीरो, जो कि tan को उस तरफ लिख देंगे, पहले cot को लिख देंगे। अब नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। ऊपर पूरा जीरो बन गया और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो जीरो ही आंसर आना है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया, इस प्रकार आपका आंसर होगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ भी थोड़ी सी कंडीशन समझ लीजिए, जो थर्ड कंडीशन आपको बताई कि tan A tan B 1 के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये 13 है और ये 77 है, 80 90 हो जाएगा, tan 13 और tan 77 एक बनेगा मिलकर। इसी प्रकार tan 37 और tan 53, तो 53 और 37 कितना होगा, 90 होगा, तो ये भी 1 बनेगा, और 45 का मान 1 होता है, यानी कि नीचे जो वैल्यू दी है वो पूरी 1 है, तो 0.1 आएगा ये, और 0.1 की वैल्यू मतलब जीरो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क x is 40% more efficient than y and z is 40% less efficient than y. Working together they can complete the task in 21 days. Y and Z together worked for 35 days. The remaining work will be completed by A alone in. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है, ठीक है, x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है,
और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में वह काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर वह 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड मिलकर 35 दिनों तक काम किया। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको सॉल्यूशन देखना है उसका। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे की एफिशिएंसी का। किस तरीके से बनाएंगे, तो इन्होंने बोला एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो आप 100 से भी कर सकते हैं और आप रेशियो से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको रेशियो से बता देते हैं। इन्होंने बोला कि x जो है वो y से 40% कुशल है, तो इनकी एफिशिएंसी का हम रेशियो बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो 40% कुशल है, तो 40% बेटा क्या होता है, तो 40% होता है 2/5। क्या होता है 2/5, यानी कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो 2 जो है वो 5 का 40% होता है। इसका मतलब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, x की क्षमता का तुलना कर रहे हैं y की क्षमता से। तो जो डिनोमिनेटर होगा जिससे तुलना करते हैं वो वैल्यू होती है, यानी कि y की क्षमता कितनी है, 5 है, और x की 40% देखें तो आपको पता है 2 जो है 5 से 40% होता है, यानी कि x की क्षमता हो गई 7। तो ये हो गया क्षमताओं का अनुपात। ये क्या हो गया, क्षमता का अनुपात x और y। ठीक इसी प्रकार इन्होंने बोला कि जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है, जेड वाई की तुलना में। तो यहाँ पर हम जेड और वाई की क्षमताओं का अनुपात बनाते हैं। यहाँ पर हम जेड और वाई की क्षमता का अनुपात बनाते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। तो 40% को आप 2/5 ही लिखेंगे। अब जेड जो है वाई की तुलना में 40% कम कुशल है, यानी कि वाई की क्षमता यदि 5 है तो 2 जो है 5 का 40% होता है, मतलब 2 माइनस कर दीजिए, तो जेड की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जो दोनों में कॉमन है उस टर्म को देखिए। दोनों में जो कॉमन है वो वाई है, और वाई यहाँ भी 5 है और वाई यहाँ भी 5 है। अगर दोनों जगह समान है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको एक्स वाई और जेड कैपिटल में लेके ले रहे, एक्स वाई और जेड की क्षमताओं का अनुपात मिलता है। एक्स वाई और जेड की क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा। एक्स की क्षमता कितनी 7, वाई की क्षमता कितनी 5 और जेड की क्षमता कितनी 3। तो यहाँ से आपको इन तीनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो मिल गया। अब तीनों की क्षमताओं का अनुपात मिल गया, पहला काम हमने कर लिया। अब इन्होंने बोला कि एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में वह काम पूरा कर सकते हैं। तो अगर वो एक साथ काम करेंगे तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में वो करेंगे इन तीनों का योग, क्योंकि ए करेगा 7, बी करेगा ए नहीं, एक्स करेगा 7, वाई करेगा 5 और जेड करेगा 3। तो 7 और 3 10 5 15, एक साथ मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, कार्य कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक दिन में 15 करते हैं, तो 21 दिन में हमने काम को किया। तो 21 दिन में कितना काम किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 एकम 15 की 5, हासिल में 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि 315 यूनिट का टोटल वर्क है। तो 315 यूनिट का वर्क है। अब बात हो रही है कि ये 315 यूनिट का जो वर्क है वो वाई और जेड मिलकर 35 दिनों तक पहले काम करते हैं, वाई और जेड। तो वाई की क्षमता कितनी है, अब हम बात करते हैं वाई और जेड की। तो वाई की क्षमता कितनी है, तो आप लेंगे सर 5, जेड की क्षमता कितनी है, तो आप लेंगे सर 3। तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, तो सर दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 मिनट, क्योंकि वाई की क्षमता 5 है और जेड की क्षमता 3 मिनट की है। तो इसका मतलब वाई और जेड एक दिन में 8 मिनट काम करेंगे। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 35 दिन तक। तो कितना काम कर लिया, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 8 5 40 की 0, हासिल में 4, 8 3 24 और 4 28, यानी कि 280 यूनिट काम हो गया। तो हम यहाँ से निकालेंगे शेष कार्य, यानी कि शेष कार्य कितना है। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे भाई, तो 315 टोटल काम था, उसमें से 280 यूनिट का काम हो गया, ये माइनस कर दीजिए, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 35 यूनिट का काम बचा है। अब ये 35 यूनिट का जो काम कौन करेगा, वो ए करेगा। तो यही पूछा गया है कि शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता आप बताइए कितनी, 7 यूनिट है। उसको काम कितना करना है, 35, यानी कि ए एक दिन में 7 करता है, तो 35 कितने दिन में करेगा, तो मौखिक बता देंगे 5 दिन में। लेकिन हम
निकालते कैसे हैं? हम दिन निकालते हैं कार्य कितना है 35, और जिससे कार्य करा रहे हैं उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं। तो क्षमता किसकी? ए की, 7 से भाग दे दिया, यानी कि 5 दिन में ए जो है वो रिमेनिंग कार्य को कर लेगा। यही हमारा आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है 5? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से क्वेश्चन ये वाला भी बनाना है। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन भी क्लियर है तो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं।